हमें तो हॉकी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, भाई हॉकी क्या चीज़ है। तो इसने जीत पकड़ी कि मैंने हॉकी खेलनी है। हमने भी इसको रोका, बरादरी ने भी रोका और रिश्तेदारों ने भी रोका कि लड़की हो के ये ऐसे करेगी, ये निकट टी शर्ट में खेलेगी, ये करेगी वो करेगी। लेकिन इसकी जिद रही कि मैंने हॉकी खेलनी है। मगर बच्चे हम गरीब परिवार के, हम कहाँ अपन गेम खिलाएंगे। उन्होंने कहा ना मम्मी मैंने गेम खेलने कहा, अब मैंने रोको ना कहा। बात ऐसा है जी, अगर हम उस टाइम दबा देते इसको, वाकई में दबा देते, क्या करना था इसने, रसोई के अंदर रोटियाँ बनानी थी। मैंने सबकी बातें बर्दाश्त करी, पर इसने अपनी जिद पा ओके खेल ली। आज इतने स्टेज पर पहुंच गई। हमारे लिए तो एक देवी का रूप है ये। आज उन्हीं लोगों ने जो हमें ताने मिलने देते थे, आज उन्हीं लोगों ने अपने बच्चे इस हॉकी के अंदर डाल रखे हैं। वो आज खुद कहते हैं अपने बच्चों को, हमारे को रानी रामपाल बन के दिखाओ। देखो बात ऐसे है, कोई भी माँ बाप है अपने बच्चे के लिए सभी करते हैं। मैं ये नहीं कहता कोई नहीं करता, सभी करते हैं अपने लिए, लेकिन उसका फल देना उस मालिक के हाथ में है। आज हमारे को उसका फल मिल गया। रानी, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी विद ऋचा में। थैंक यू मैम। मतलब तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक मिसाल बन गई है इस देश की हर लड़की के लिए। थैंक यू मैम। अच्छा ये बताइए, कभी सोचा था रानी, आपकी ज़िंदगी के संघर्षों की हम बात करेंगे, लेकिन कभी सोचा था कि इस मुकाम पर आ जाएगी ज़िंदगी? और अगर हम इन्हीं ओलंपिक्स की बात करें तो ठीक है, मेडल नहीं जीता, लेकिन करोड़ों दिल आपने और आपकी पूरी टीम ने जीते हैं। क्या इसकी उम्मीद थी कभी? मैम एक्चुअली जैसे बचपन में जब स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको पता है हॉकी कोई बहुत अच्छी फैमिली से बच्चे नहीं खेलते हैं। मोस्टली जो बहुत गरीब फैमिली से होते हैं वही लोग हॉकी खेलते हैं, क्योंकि हॉकी में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और एक जो गरीब परिवार से आता है उसको पता होता है कि वो इतनी मेहनत कर सकता है, लेकिन जो अच्छी फैमिली से आएगा वो इतनी धूम में खेलना, वो इतना भागना, वो सब चीज़ें नहीं कर पाते। और स्पेशली जब आप शुरू करते हो ना, तब आप ओलंपिक्स का तो नहीं सोचते हो, क्योंकि उस टाइम आपको इतना पता भी नहीं होता। स्पेशली आजकल तो चलो सोशल मीडिया है, फ़ोन्स हैं, सब पता चल जाता है, लेकिन आज से 20 साल पहले बात करें, उस टाइम ओलंपिक्स वगैरह का इतना पता नहीं होता था कि ओलंपिक्स होता क्या है। और स्पेशली वुमेन टीम कभी गई नहीं थी ओलंपिक्स में, तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि ओलंपिक्स मतलब सबसे बड़ा इवेंट होता है स्पोर्ट का। उस टाइम तो शुरू किया था कि चलो अगर हॉकी खेलेंगे और कल को एक जॉब मिल जाएगी, चलो कि 3 टाइम का खाना एक अच्छे से मिल जाएगा, वो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। फिर जैसे कच्चे मकानों में रहते थे हम लोग, घरों में बारिश बुरिश आनी तो पानी भर जाना, तो एक मकसद वही था खेलने का कि चलो 3 टाइम अच्छा खाना मिल जाएगा, या एक थोड़े ठीक घर में रह लेंगे कि जहाँ पे एक थोड़ी ठीक ठाक लाइफ गुजार सकें। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो फिर आपको पता चलता है कि ओके आपको इंडिया के लिए खेलना है, या इंडिया के लिए खेलना क्या होता है, उसकी वैल्यू समझ में आती है, या आपको पता चलता है कि कंट्री को रिप्रेजेंट करना कितनी बड़ी बात होती है। तो ऐसे ही जब शुरू किया तब तो ये नहीं सोचा था, धीरे धीरे शुरू किया। फिर पहले स्कूल्स में खेले, स्कूल्स के बाद फिर नेशनल्स में खेले, फिर नेशनल कैंप्स में आए, उसके बाद इंडियन टीम में आए। एंड वहाँ जाके फिर आपको धीरे धीरे आप एवरी डे कुछ सीखते हो। कई बार होता है कि आप बहुत ट्रेनिंग करते हो, बहुत मेहनत करते हो, आप फिर भी सिलेक्ट नहीं होते, या फिर आप हो जाते हो, उसके बाद आपको मेंटेन कैसे रखना है वहाँ पे इतने साल के लिए। सो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे एवरी सिंगल डे आपको लाइफ सिखाती है, स्पोर्ट्स सिखाता है कि आपको कैसे मेंटेन रखना है अपने आप को। या बहुत सारे सेटबैक होते हैं लाइफ में, वैसे भी होते हैं, स्पोर्ट्स में भी होते हैं, आप उनको कैसे ओवरकम करके मतलब नेक्स्ट डे के लिए सोचते हो। सो उसके लिए बहुत माइंड जो है स्ट्रॉन्ग चाहिए, जो आपको हर चैलेंज जो है वो सिखाता है और बनाता है, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मेरी भी कुछ कहानी मतलब ऐसी है कि बचपन से मैंने बहुत संघर्ष किया, पेरेंट्स ने बहुत संघर्ष किया,
लेकिन एक जुनून था लाइफ में ना कि कुछ करना है मतलब ना, और अभी भी वही जुनून है कि एवरी सिंगल डे ना, कि हॉकी ने बहुत कुछ दिया है तो एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ करना वापस है। भी देना है। बट यहीं से अब हम चलिए आपके बचपन की बात शुरू करते हैं रानी। जिसके पिता तांगा चलाते हों और जैसे आपने कहा कच्चे घर में रहते थे और 3 भाई बहन, 2 भाई या बहन, कई बार बच्चा ये सोच सकता है कि भाई डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, मतलब जैसे आपने कहा ना नौकरी की ज़रूरत है। हॉकी वो भी आपने 7 साल की उम्र में, और वो भी मैं आपके माता पिता से बात करी तो बिल्कुल जिद करके आपने पकड़ ली कि मुझे तो सीखना ही है, खेलना ही है, सीखना भी नहीं खेलना है। ये दीवानगी कहाँ से अचानक आई? मैम देखो, एक तो मेरी हॉकी की ऐसी कोई बैकग्राउंड नहीं है, मतलब घर में कि कोई खेलता हो। जैसे आपने बोला कि बच्चे सोच ही लेते हैं डॉक्टर बने या कुछ और बने, वो भी कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं थी और ऐसे हालात भी नहीं थे कि मतलब घर वाले डॉक्टर बना सके, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि 3 टाइम का खाना मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी हमारे लिए ना। तो हमारे यहाँ हॉकी की एकेडमी बहुत फेमस बहुत सालों से रही है, शाहबद हॉकी जो है, क्योंकि यहाँ से अबव 70 जो प्लेयर्स हैं लड़कियाँ स्पेशली, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। तो एक माहौल था यहाँ पे ना कि सबको लगता था हम भी हॉकी खेलें। और जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, श्री गुरु नानक प्रीतम गर्ल्स स्कूल, तो वहाँ पे स्कूल जाते तो हम देखते थे सबको खेलते हुए ना। उस टाइम काफ़ी लड़कियाँ जो इंडियन टीम में खेलती थी, 7-8 लड़कियाँ, तो आपको आदर्श लगे होंगे वो। तो उनके पास जॉब्स भी थी। तो हमें लगता था कि हम तो बहुत मतलब 5th क्लास में थे तब, कि अगर ये खेलते हैं तो हमें भी खेलना चाहिए, कि शायद मतलब अच्छा लगता था। उस टाइम कुछ पता नहीं था कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी या क्या, सिर्फ ये था कि स्कूल के बाद चलो यहाँ पे आके खेल लेंगे और शायद हम भी कुछ लाइफ में कर सकें इनकी तरह। तो उन सब से इंस्पिरेशन हमें मिली थी खेलने के लिए। और फिर वहाँ से जैसे जैसे शुरू किया, फिर हमारे यहाँ पे जैसे कोच होते थे बलदेव सर, उन्होंने बहुत काम किया हॉकी के लिए एंड हमें भी उन्होंने काफ़ी हेल्प की यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो एक जुनून था बचपन से ना। उन्होंने बचपन में बोला भी कि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, बहुत पनिशमेंट मिलती है, और आप देख लो अभी भी खेल पाओगे कि नहीं। तो बस जैसे मम्मी पापा ने बोला ना, एक जिद थी। घर वालों को भी बोला कि खेलनी है हॉकी। शुरू में तो बोलते थे बेटा क्या करोगे, हमें सब लोग बोलेंगे कि लड़की आप बाहर भेज रहे हो, बट सुनना पड़ा। बट फिर ये था कि नहीं, एक बार सिर्फ चांस दे दो, अगर नहीं कुछ अच्छा किया तो फिर आप मुझे मत जाने देना। तो आई थिंक अभी सबसे ज़्यादा प्राउड उन्हीं को फील होता है एंड उनको लगता है कि उनकी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन वही था कि आपकी जिद के आगे झुक गए। बिल्कुल। नहीं तो कई बार क्या होता है, समाज के और रिश्तेदारों के जैसे ताने आपके पेरेंट्स ने सुने, कई बार पेरेंट्स अपने बच्चे को ही दबा देते हैं कि भाई हमारे यहाँ होता है ना, कई बार लड़कियों को रोक दिया जाता है। मैं कहीं पढ़ रही थी कि पहले तो शुरू में आपके कोच ने भी आपको सिखाने से मना कर दिया क्योंकि आप बहुत कमज़ोर थी, मैलनरिश्ड थी। बिल्कुल मैम, जैसे मैंने बताया ना कि फैमिली से इतनी ज़्यादा कोई वो नहीं थी कि हम अच्छा घर से खा पी सकें। तो मैं बहुत कमज़ोर थी। तो जब मैं 2-3 बार उनके पास गई तो उन्होंने बोला कि आप बहुत कमज़ोर हो और बहुत मुश्किल है ऐसे उसमें हॉकी खेलना। एंड बाद में उन्होंने काफ़ी मेरी जिद के सामने उन्होंने भी मान लिया कि ठीक है, इतनी जिद है तो आप आ जाओ मतलब ना खेलने के लिए। तो धीरे धीरे फिर वही हुआ कि जुनून चाहिए मैम मैंने यही सीखा है लाइफ में ना कि आपकी हाइट कितनी है। आप कई बार होता है ना, कई बोल देते इसकी तो हाइट बहुत छोटी है, खेल नहीं सकती है, या कहीं बोलते बहुत पतली है, खेल नहीं सकती है। एक जुनून चाहिए, मतलब अगर आपके अंदर वो फायर है ना कुछ करने की, तो आप सब सर्कमस्टांसेस को साइड में रख के ना आप कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेते हो जो आप करना चाहते हो। लेकिन वो जुनून होना चाहिए कई बार लाइफ में, क्योंकि उससे पहले लोग आपको हमेशा ही बताते हैं कि आप तुम नहीं कर सकती। बिल्कुल। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे पास कुछ टैलेंट होता है, कुछ बहुत सारी स्किल्स होते हैं, लेकिन वो जुनून नहीं है ना तो वो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए, पेरेंट्स जिद के आगे झुक गए, कोच ने भी मान लिया, सिखाना भी शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद की राह कितनी मुश्किल थी आपके लिए, और बहुत छोटी थी आपकी। अब मतलब 15 में तो आपने शायद नेशनल टीम ज्वाइन कर ली, तो वो 7 साल जब हॉकी स्टिक पकड़ी, और वो भी पहले टूटी स्टिक, क्योंकि नई स्टिक खरीदने के पैसे नहीं थे शायद आपके पिता के पास, वो 7-8 साल का सफ़र कैसा था आपका? मैम काफ़ी डिफ़िकल्ट सफ़र था वो, जो स्पेशली 7 साल से मैंने शुरू किया। उसके बाद पहले तो क्या होता, आप बच्चे हो है ना, सुबह उठना जो हमारी 4 बजे हमें उठना होता था, नो मैटर कितनी ठंड है, गर्मी है, बारिश है, 4 बजे उठना ही उठना है आपको। और 4:30 आपको घर से निकलना है एकेडमी के लिए ना, क्योंकि वहाँ पे आपको 4:45
पहुंचना होता था, मतलब 5 बजे का टाइम होता तो आपको 10 मिनट पहले पहुंचना है वहाँ पे। आप लेट नहीं हो सकते। लेट इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पे कोच पहले ही आ जाते थे और उनको पता होता था कौन लेट आ रहा है, तो पनिशमेंट इतनी ज़्यादा मिलती थी ना कि आप लेट जा ही नहीं सकते। और क्या होता था उस टाइम पे, हम अपने स्कूल की ड्रेस साथ में लेके जाते थे, शाम की जो ट्रेनिंग की ड्रेस थी वो साथ में लेके जाते थे, खाना सुबह लेके जाते थे 4:30 बजे घर से कि हम जा रहे हैं और 7:30 8 बजे तक हम ट्रेनिंग करेंगे वहाँ पे, वहीं से हम चेंज करके हम स्कूल जाएंगे। हाँ। और वहीं पे पूरे दिन का खाना लेके जाते थे। स्कूल से फिर हम 2 बजे छुट्टी होता था, 2:30 हमें ग्राउंड पे पहुंचना है, मतलब तैयार हो गए ना, तो हमें ये रहता है जैसे ही स्कूल की बेल बजी ना, फिनिश हुई तो हमें जल्दी रेडी होके जाना है वहाँ पे, अदरवाइज़ तो डांट पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो हम रात को घर आते थे 8 बजे ना वापस। सुबह 4 बजे के निकले? बिल्कुल मैम, और हम साइकिल पे जाते थे। और यही मतलब ये लाइफ ना हमारी 365 डेज़ हमारी यही लाइफ रहती थी। कोई संडे नहीं है, कोई सैटरडे नहीं है, कुछ नहीं, हर दिन हमारे लिए सेम ही होता था मतलब ना। और संडे को तो ज़्यादा ट्रेनिंग होती थी क्योंकि स्कूल नहीं जाना होता था, तो अगर हम सुबह गए हैं 5 बजे तो हम 11 बजे वापस आएंगे ट्रेनिंग से और आके 2 बजे फिर वापस चले जाएंगे। तो यही था डेली की रूटीन हमारी, यही होती थी। My God. और हमने मैम लाइफ में कभी कुछ नहीं देखा, कोई फेस्टिवल नहीं देखा, कोई हमारे शहर में अगर कुछ होता है, जैसे बच्चों को शौक होता है ना चीज़ें देखने का, हमने कभी वो नहीं देखी। कभी किसी रिलेटिव्स के पास नहीं हमने जाके देखा, कोई शादी नहीं देखी है। सिर्फ़ और सिर्फ हमने जो टाइम दिया वो हॉकी को ही दिया। और शायद हमें अभी लगता है कि वो अच्छा था कि हमने वो हॉकी को दिया। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट जर्नी थी बचपन की ना, कि रात को आना है, फिर रात को आके आपको स्कूल का होमवर्क करना है, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो नेक्स्ट डे टीचर्स आपको डांटेंगे। उधर वाली टीचर से और टीचर्स भी मतलब ऐसा नहीं, टीचर सीधा बोलते थे हम आपको कोच को बता देंगे अगर आप काम नहीं करके आए तो ऐसा लगता था कि कोच को मत बताओ, आप हमें बोल लो जो भी बोलना, लेकिन कोच को मत बताओ कुछ भी ना कि हमने काम नहीं किया कुछ। फिर घर पे आना है, लाइट नहीं है घर पे, मतलब कैंडल्स या जो मिट्टी के तेल के दिए होते हैं वो जला के वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तो कुछ ऐसा था नहीं कि कुछ इन्वर्टर हो या कुछ हो। तो बस ऐसे ही था मैम, खाना खा के सो जाओ, सुबह उठ के फिर वही लाइफ है आपकी। और जब नेशनल कैंप में चले गए तब थोड़ा चेंज हुआ कि वहाँ जाके हम लोग स्थिति हाँ सुधरी। जी। और सुबह उठना भी बहुत चैलेंज होता था क्योंकि घर में अलार्म घड़ी नहीं थी। बिल्कुल मैम, हमारे जैसे हम पहले जहाँ रहते थे वो कच्चे मकान थे, वहाँ हमारे मतलब अलार्म क्लॉक भी नहीं होती थी घर में ना, तो बड़ा मुश्किल था मम्मी के लिए ना सुबह उठाना, कि बच्चे को उठाना। और स्पेशली इतने हम स्ट्रिक्ट एकेडमी में खेलते थे कि वहाँ आप 2 मिनट भी लेट नहीं हो सकते हो मतलब। और तो मम्मी बेचारे सुबह मतलब आसमान को थोड़ा देख के आइडिया लगाते थे कि शायद टाइम हो गया होगा, पूरी पूरी रात उनको जागना कि ये लेट ना हो जाए, इसको सज़ा मिलेगी अदरवाइज़ ना, क्योंकि बहुत मार पड़ती थी, सज़ा मिलती थी। तो बहुत डिफ़िकल्ट था वो टाइम एंड लेकिन मैंने उसके बाद जो है, एक हमारे स्कूल में कंपटीशन होता था, राइटिंग कंपटीशन होता था, और मुझे कहीं से पता चला कि उसमें ना एक अलार्म क्लॉक मिलती है, मतलब अगर आप वो कंपटीशन जीतते हो तो मैंने वो राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। बहुत मैं प्रैक्टिस करती थी लिखने की ना, कि शायद मतलब उससे हमें अलार्म क्लॉक मिल जाए। एंड लकीली मैं उसमें फ़र्स्ट आई तो मुझे अलार्म क्लॉक मिला। तो मैं बहुत खुश हुई कि मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी कि अब सुबह एटलीस्ट अलार्म लगा के उठ सकते हैं, मम्मी को रात भर नहीं जागना मम्मी को रात भर नहीं जागना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से मतलब शुरू किया हमने ना। और टूटी हुई हॉकी स्टिक कहाँ से मिली थी आपको? वो तो मैम ग्राउंड से जैसे हम जाते थे ना, तो ग्राउंड में बच्चों की होती हैं, जैसे जो बिगनर्स होते हैं उनको जस्ट पहले ऐसे ही दे देते हैं कि ताकि उनका इंटरेस्ट देखने के लिए कि उसका इंटरेस्ट है भी कि नहीं है खेलने के लिए। दैन धीरे धीरे जैसे जैसे आप अच्छा करते हो फिर आपको कोई ना कोई हेल्प करने के लिए, चलो हमारे कोच होते थे या सीनियर प्लेयर्स होते थे, वो हेल्प कर देते थे कि ठीक है चलो, अगर जो भी अच्छा खेलता था बच्चा उसकी हेल्प कर देते थे। मुझे लगता है रानी की कहानी हम सब के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आजकल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है सुनना, और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो बहुत सारे सुख सुविधाओं में पलते बढ़ते हैं और फिर भी ज़िंदगी में कुछ ना कर पाने के लिए बहाने ढूंढ लेते हैं। तो अगली बार जब आपके मन में कोई बहाना आए ना, तो आप रानी रामपाल की कहानी याद कीजिएगा। रानी, कभी ऐसा भी हुआ इस दौरान जो 7-8 साल तो आपके घर की जो हालत थी, कभी किसी ने उसका मजाक उड़ाया हो, ये कहा हो कि अरे भाई कुछ और ढंग का कर लो, क्या हॉकी से पैसे थोड़ी मिलेंगे, या कुछ भी इस तरह का ताना? मैम बिल्कुल ऐसे होता था। एक्चुअली जहाँ पे हम रहते थे ना, वहाँ पे कुछ घर हमारा कच्चा था, कुछ वहाँ पे दीवारें थी बट उन पे प्लस्तर नहीं हुआ था, एंड अगर हुआ था तो उनमें त्रेड वगैरह आई रहती थी। तो
बहुत सारे लोग आके ना पापा को मतलब ये बात बोलते थे कि ये दीवारें तो ना हमेशा ऐसी रहेंगी, ये कभी ठीक नहीं होने वाली हैं। और हम बच्चे थे, मतलब मैं तो खेलती थी चलो उस टाइम पे ना, तो मैं कुछ बोलती नहीं थी उनको, क्योंकि मेरी बचपन से आदत है कि मैं मुँह से बहुत कम बोलती हूँ, लेकिन मुझे अपने काम पे हमेशा बिलीव रहता है कि मुझे काम करके किसी को चुप कराना है। बट लेकिन वो गुस्सा बहुत आता था कि ऐसे कैसे कोई बोल के चला जाता है पेरेंट्स को ना कि आपकी तो दीवारें ऐसी रहेंगी, मतलब, या आपकी तो हमेशा छतें ऐसी रहेंगी। तो बहुत दुख लगता था। तो वो अंदर से ना, लेकिन अभी मैं उनका थैंक्स भी करती हूँ लोगों का ना, कि उन्होंने वो मेरे अंदर फायर जगाई कि मैं लाइफ में कुछ और अच्छा करूँ। तो मुझे उस टाइम रहता था कि ये मेरे लिए चैलेंज है, और मैं चैलेंज को ना बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे काम करना है इसके लिए ना। तो मुझे था कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बोल दिया, वो आपकी सोच थी, लेकिन अभी मुझे क्या करना है वो मैं सोचूंगी, मतलब ना। तो फिर मुझे अंदर से एक आग थी कि मुझे कुछ करना है लाइफ में ना, और मुझे यही था कि लाइफ में सबसे पहले कुछ करके एक अच्छा घर बनाना जहाँ मेरे पेरेंट्स अच्छे से रह सकें, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया हमें बड़े करने के लिए, पालने के लिए। तो जो उनकी बची हुई ज़िंदगी है वो अच्छे से जिए, मतलब ना कि, तो बस यही सोचा था तब तो मैम। और आज हम रानी की उसी आग की बदौलत एक अच्छे से बड़े आलीशान से 2 मंजिला मकान में बैठकर ये बातचीत कर रहे हैं। पिता को तांगा चलाना अब बंद कर देना चाहिए, मैं अब घर संभाल सकती हूँ, ये थॉट कब आया रानी रामपाल के मन में? जब मुझे जॉब मिली थी 2011 में मिली थी, रेलवेज़ में जॉब मिली थी। तो उसके बाद मुझे था कि पापा अब आप मतलब काम छोड़ दो, कि आपने बहुत साल आपने इतनी मेहनत वाला काम किया कि वो लोगों के इंटेड होते थे, और मतलब कितने साल उन्होंने यही काम किया है। तो मुझे लगा कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इसी में निकाल दी है, तो अभी आपका टाइम है कि आप अच्छे से ज़िंदगी जियो। अभी मेरा टाइम है कि मैं मेहनत करूं, मैं कुछ करूं, तो आप आराम से ज़िंदगी जी सकें। अभी तक हम लोग आराम से जी रहे थे, क्योंकि आपको दिन रात वो प्रेशर है कि हमें 3 टाइम बच्चों को खाना खिलाना कहीं से ना। तो पापा भी फिर वो बात को थोड़ा समझे। पहले तो बोलते थे नहीं बेटा, मतलब हमें काम करना चाहिए, हमेशा ही करते थे। फिर मैंने उनको समझाया कि आपने बहुत किया है, अभी तक आपने किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक, तो अभी हमारा टाइम है। और तो मुझे खुशी भी होती है कि वो चलो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। हाँ जी। वैसे वाकई आपके माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका से माननी पड़ेगी, क्योंकि आज मैं उनसे भी बात कर रही थी तो मैंने यही कहा कि अगर आप बहुत सारे और दूसरे माता पिता की तरह आप भी अगर रानी की इच्छाओं को दबा देते उस समय, नहीं कर पाती कुछ, तो मतलब शायद कहीं शादी करके भाई बेटी भी कितना लड़ लेगी। बिल्कुल। बट और उन्होंने जितना सुना होगा वो आप तक तो आई नहीं ना, वो ताने आपको नहीं सुनने पड़े, वो उन्होंने सुने। और आपकी माँ भी, बहुत बड़ी बात है ये, उनको मानना पड़ेगा। देखो हर पेरेंट्स चाहता है उसका बच्चा लाइफ में कुछ ना कुछ बने, कुछ अच्छा करे, है ना। बट उनके ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको फेस करनी पड़ती हैं। एंड कुछ पेरेंट्स उसको फेस करके, इन चीज़ों को इग्नोर करके अपने बच्चे को सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ उतने मेंटली स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते पेरेंट्स कि वो बच्चों को सपोर्ट कर पाएँ बाकी सबको इग्नोर करके। एंड ये सब चीज़ें होती हैं। मेरी भी, अगर मैं हॉकी ना खेलती तो मैम बहुत साल पहले शादी हो जाती, बच्चे होते, किसी गांव वगैरह में रहते हम लोग, मतलब वही लाइफ होती है हमारी ना। लेकिन अभी भी जैसे पापा मतलब हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि बेटा जितना टाइम खेलना है दिल से खेलना है, मतलब दिल से खेल, फ्री माइंड होके खेलना है। तो वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट जो है ना आपको फील होती है कि ठीक है आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कि उनको कोई अभी नहीं बोलता कि अब तो शादी कर देनी चाहिए, जॉब मिल गई है, इंडिया के लिए भी खेल लिया। लेकिन हाँ, पापा मम्मी को पता है कि, क्योंकि मैंने उनको एक बार समझाया कि जो चीज़ मैं अभी कर सकती हूँ ना, जो मैं अभी मेरे ड्रीम्स हैं वो मैं बाद में नहीं कर सकती। तो अभी उनको वो चीज़ समझ में आ गई एंड वो अभी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, वो किस्सा क्या था रानी कि आपके कोच ने कोई आपको 10 रुपये इनाम में दिए थे और आप वो 10 रुपये बहुत संभाल कर रखती थी? हाँ जी मैम, मैंने ना एक बहुत अच्छा गोल स्कोर किया था जब मैं छोटी थी। तो उन्होंने मुझे 10 का एक नोट दिया था कि बलदेव जी ने? हाँ जी। तो बहुत साल मैंने संभाल के रखा कि चलो ठीक है मैं इसको रखूँगी कि मुझे गोल स्कोर करने पे मिला है। लेकिन मैं अनलकी थी कि वो एक दिन मतलब घर में कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पैसे की ना, कि चाहिए ही था मतलब ना। तो फिर मैंने वो चला दिया कि ठीक है चलो ये यूज़ कर लेते हैं, इसको चला दिया। मुझे लगा कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मतलब ना, तो यही चलो चला देते हैं। तो वो फिर मेरे को बहुत साल के बाद बड़ा रिग्रेट भी हुआ कि ठीक है वो शायद वो टाइम तो निकल ही जाता किसी तरह, बट अब वो नोट भी चला गया, वो पता नहीं मुझे कहीं से वापस भी नहीं मिलेगा। एंड
मेरे एक बचपन की वो मतलब निशानी थी। बहुत रोई थी शायद आप उस समय वो खर्च करते समय? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि किसी बच्चे को होते ही है मैम, किसी बच्चे से आप बोलोगे ना उसको कि अपनी प्राइज मनी किसी को दे दे तो उसको दुख लगता है। और ऐसा कोई इंसिडेंट आप अपने संघर्षों के दिनों का अगर शेयर करना चाहें जो आप कभी भूल नहीं पाएंगी, होता है ना? बस मैम यही होता था कि सुबह एकेडमी में ना हमें जैसे दूध लेके जाना होता सब बच्चों को ना कि अपने घर से 500 ग्राम दूध लेके आना पीने के लिए ना, कि मतलब इतनी जान लगती है तो आपको चाहिए वो। तो उस टाइम तो हमारी फैमिली में मतलब 500 ग्राम दूध पूरी फैमिली के लिए भी नहीं आता था, तो बड़ा मुश्किल था वो चीज़ ना। तो फिर मोस्टली मैं एवरी सिंगल डे यही करती थी कि 200 ग्राम्स दूध लेके उसमें बाकी पानी डाल के तो वो लेके जाती थी। कि इवन पता है, मतलब मुझे भी पता है, पेरेंट्स को भी पता है कि वो पीना मुझे, ये मेरे ही अंदर जाएगा वो, बट कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब ना हालात ही ऐसे थे ना, तो वो ऐसा करके भी मतलब हमने खेला है कि ठीक है चलो कुछ तो करेंगे लाइफ में ना, तो शायद एक दिन ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बड़ा शौक़ होता था कि हम भी फ्रिज का ठंडा दूध पीना है हमें, क्योंकि गर्मी होती है तो सबका दिल करता है, बट उस टाइम फ्रिज नहीं होती थी तो मतलब फ्रिज क्या, मेरे ख्याल से कूलर भी नहीं होगा घर में, कोई कूलर वगैरह कुछ नहीं होता था मैम। फ़ैन होते थे बट लाइट नहीं होती थी। आप क्या करोगे रात को, वो चुन्नी मतलब आप पानी में गीली करके उसको लेके सो रहे हो कि एटलीस्ट चलो थोड़ी ठंडी लगेगी या मच्छर नहीं लगेंगे। जिन सब लोगों ने ना खेल के मैदान में रानी को करिश्मे करते देखा है, उन सबको ये बातें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए अब उस दौर की बात करते हैं जब आप नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गई। तो बहुत कम उम्र में सिलेक्शन हुआ, वो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कैसे हुआ, और फिर उसके बाद से लेकर देखिए क्या होता है ना, जैसे आपने पहले भी कहा कि हॉकी में बहुत ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी अभी तक नहीं थी। मैं देख रही हूँ अभी हाल में, स्पेशली इस ओलंपिक्स के बाद, और वो भी विमेंस हॉकी। ये सफ़र आपका सिलेक्ट होने से लेकर अभी तक रानी रामपाल बनने तक, ये भी कम संघर्षों भरा नहीं रहा होगा? नहीं मैम, इसमें भी बहुत संघर्ष किया, क्योंकि लाइफ की हर स्टेप का ना एक डिफरेंट संघर्ष होता है, लेकिन आपको संघर्ष करना ही पड़ता है। जैसे मैं जब नई नई टीम में आई, बहुत छोटी उम्र में आई थी मैं, पहले 2007 में नेशनल गेम्स खेली थी गुवाहाटी में। अच्छा। तो वहाँ पे हमारे जो नेशनल कोच होते थे उस टाइम इंडियन टीम के, एम के कौशिक, जो अभी नहीं रहे मतलब, वो आए थे। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे खेलते हुए देखा था एंड उनको मेरी गेम अच्छी लगी, तो उन्होंने मुझे वहाँ से नेशनल कैंप के लिए सिलेक्ट किया था। तो 2008 में मैं फ़र्स्ट जब टीम में आई कि वो टूर्नामेंट था ओलंपिक क्वालिफायर्स, तो इतना बड़ा टूर्नामेंट में मैंने डेब्यू किया था। एंड मुझे उस टाइम ओलंपिक्स का इतना ज़्यादा भी नहीं पता था, क्योंकि हमें ये लगता था कि शायद वुमेन टीम ओलंपिक्स में पहुंचती नहीं है, मतलब ना कि हमें लगा कि वुमेन हॉकी का शायद ओलंपिक्स होता ही नहीं है, मतलब अच्छा। इतने छोटे थे। उसके बाद वहाँ पे गए तो हमने टीम्स को देखा वहाँ पे, और हमारे काफ़ी सीनियर प्लेयर्स भी थे हमारे साथ जिनको ऑलमोस्ट 10-10 साल हो गए थे खेलते हुए ना, जब हम क्वालिफायर्स में हारे और हम क्वालिफाई नहीं कर पाए 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के लिए। तो काफ़ी सारे सीनियर प्लेयर्स हमारे रो रहे थे उस टाइम पे ना, एंड मुझे लगा कि पता नहीं क्यों रो रहे हैं सब ना, मतलब बट उनका तो मतलब करियर का एंड था, तो उनका तो ड्रीम था कि हम ओलंपिक्स में जाएं, एक बार तो जाएं, इंडिया के लिए खेलें। एंड उसके बाद फिर हम 2012 में जो है, हालांकि मैं उस टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर भी रही, बेस्ट यंग प्लेयर भी निकली टूर्नामेंट की। और मुझे जो कोच है एम के कौशिक जी, उन्होंने फर्स्ट 11 टीम में भी डाला था। उन्होंने बोला था कि अगर तू अच्छा खेलेगी, एवरी सिंगल डे परफॉर्म करेगी, तो मैं तुझे हर मैच में डालूंगा। मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता कि कोई सीनियर है जूनियर है, लेकिन जो अच्छा खेलेगा वो उसको मैं डालूंगा। फिर 2012 में जब हमने अगेन क्वालिफायर्स खेला, दिल्ली में खेला था, हम साउथ अफ्रीका से 3-1 से लूज़ किए। जब वो 4 साल मेहनत की ना, तो उसके बाद में समझ में आया कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे करियर का एंड है, मतलब ना कि मुझे नहीं खेलनी हॉकी ना, कि हमें क्या करना है खेल के, कि 2 बार हो गया हमने क्वालिफाई नहीं किया, तो किस लिए खेल रहे हैं। मुझे अभी भी याद है कि मैं उस टाइम दिल्ली में थी, मैं होटल के रूम के बाहर बैठ के सुबह 4 बजे तक इतना रो रही हूँ कि ऐसे लग रहा था सब कुछ ख़त्म हो गया लाइफ में, क्योंकि और इंडिया में भी था ना स्पेशली, तो बहुत दुख हो रहा था कि हमने अपने होम ग्राउंड में होके भी क्वालिफाई नहीं किया। बट काफ़ी फिर पेरेंट्स ने भी बहुत समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, हारने से कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, तो आगे और मेहनत करना। फिर 2013 में जूनियर वर्ल्ड कप था, फिर मैं जूनियर वर्ल्ड कप खेली, क्योंकि मैं यंग ही थी उस टाइम, मेरी एज थी जूनियर में भी खेलने की। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि नॉर्मली तो क्या होता है, प्लेयर्स जूनियर से सीनियर में आते हैं, मैं पहले सीनियर में खेली, सीनियर से फिर मैं जूनियर में 2 वर्ल्ड कप खेली हूँ। एंड जब वो वर्ल्ड कप खेला तो उसमें हमने फर्स्ट टाइम जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंडिया ने।
एंड उसमें मैं टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेयर भी निकली। तो उस चीज़ ने फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि ठीक है अभी खेलना है। और ना और इंजरीज़ का तो बहुत सारा मतलब कितने साल से, नॉर्मली 2012 से मैं इंजरीज़ के साथ ही खेल रही हूँ। तो वो सब चीज़ें, लेकिन उसके लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। हमारे सपोर्टिंग स्टाफ ने काफ़ी हेल्प की, जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह थे, डॉक्टर्स, उन्होंने बहुत हेल्प की है। एंड जैसे अगर हॉकी इंडिया की बात करें, उन्होंने भी क्या है कि रिहैब सिस्टम वगैरह शुरू किया कि प्लेयर्स कैंप में रह के रिहैब कर सकते हैं। एंड धीरे धीरे फिर मैम 2016 जो रियो ओलंपिक्स में हमने फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया वुमेंस हॉकी में, एंड वो लाइफ की एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लगा होगा। अचीवमेंट लगा कि क्योंकि मुझे था कि अगर हम भी नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, मतलब ना कि बाकी जो प्लेयर्स चले गए उन्होंने भी बहुत कोशिश की अपने टाइम में ना, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि उस टाइम इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ वगैरह भी नहीं होती थी। एंड उसके बाद फिर हुआ कि फिर ओलंपिक्स इतना अच्छा नहीं रहा, हमने 12th फिनिश किया। तो फिर लगा कि मतलब क्या, मतलब इससे अच्छा तो ना खेलते वो ठीक था। कि क्या क्या बातें सुननी पड़ती है मुझे बताइए। कई बार हम लोग सुनते हैं ना कि जो अधिकारी लोग होते हैं किस तरह की बातें करते हैं कि भाई छोड़ दो, बंद करो खेलना, कोई ज़रूरत नहीं है, अब घर जाओ। मैम बहुत होती हैं बातें, तो बहुत कुछ होती हैं। जैसे अगर आपने 12th फिनिश किया है, अभी का ओलंपिक्स जैसे बहुत डिफरेंट था, लोगों ने देखा तो लोगों को समझ में आया। जब आप मैच देखते नहीं हो ना तो आप कुछ भी बोल लो, मतलब बोलने में क्या जा रहा है किसी के ना कि कुछ नहीं करना इन्होंने तो ऐसे ही रहना है, 12 टीमों में से 12 नंबर पे आए हैं, ये गरने क्या गए थे वहाँ पे, ये सब चीज़ें ना। बट वही होता है कि आप ना सबको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, सबकी बातें सुन के ना, कि अगर आप फिर उनके लिए ही रह जाओगे, आप ना अपने काम पे फोकस नहीं कर सकते। तो ये था कि ठीक है उनका काम यही है क्योंकि वो सारा दिन फ्री रहते हैं तो कुछ तो करना है, लेकिन हमारे पास बहुत काम है करने के लिए ना, कि हमें अपनी ट्रेनिंग पे और हम क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन वो वुमेन हॉकी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था 2016 ओलंपिक्स ना, कि उसके बाद हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, काफ़ी चीज़ों पे काम किया, काफ़ी सिस्टम जो है ट्रेनिंग में आया। और विदेशी खिलाड़ी कैसे खेलते हैं, उनकी टेक्निक्स, वो सब भी आपको एक बिल्कुल, पहली बार एक बिल्कुल मैम, वो सब चीज़ें आप ये लास्ट स्पेशली 5-6 साल में हमें पता चली। एंड अभी जैसे सबने ओलंपिक्स में देखा है कि टीम ने काफ़ी पिछले ओलंपिक्स से मच बेटर परफॉर्म किया है। एंड सबसे बड़ी चेंज जो है वो यही आया कि लोगों ने सुबह उठ के वुमेंस हॉकी के मैच देखे, जो कभी पहले होता नहीं था कि वुमेंस हॉकी कोई सुबह 6 बजे उठ के मैच पता भी नहीं होता था कब मैच हुआ और कब खत्म हो गया, बिल्कुल पता ही नहीं होता था। तो काफ़ी स्ट्रगल वाली जर्नी रही है ये भी, कि स्पेशली इंजरीज को लेके ना, कि सिंगल डे आपको एवरी सिंगल डे मतलब सेम माइंडसेट के साथ ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे प्लेयर्स हैं, एवरी सिंगल डे वो कंपटीशन रहता है वहाँ पे, आपको वही एनर्जी डालनी है, वही माइंडसेट रखना है वहाँ पे, क्योंकि आप एथलीट हो, उससे पहले आप ह्यूमन बीइंग हो, आपका एक नेचर होता है कि आप थक जाते हो, एक दिन हो जाता है कि आपका मूड नहीं है करने का या आप थके हो, लेकिन वहाँ पे ना आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं होता है, ये लग्जरी नहीं है, ये है ही नहीं वहाँ पे। अगर आपके पास ये है तो आप घर जाओ, आपके पीछे बहुत सारे हैं वहाँ पे ना, मतलब वो फुलफिल करने के लिए। तो वो इतना मतलब इजी नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं ना, आप 24 आवर्स वो प्रेशर में रहते हो वहाँ पे ना, कि आपको एवरी सिंगल डे परफॉर्म करना है, वो बाकियों के साथ वो कम्पीट करना, नजरें टिकी हुई हैं आपकी परफॉर्मेंस पर, और मतलब आपकी परफॉर्मेंस ही सब कुछ है, उसके साथ फिर आपकी रिकवरी आती है। आप ये ना कि जब मर्जी सो रहे हो, आपका दिल कर रहा है, जब मर्जी उठ रहे हो, आपको मतलब 9:30-10 के बीच में सोना है तो सोना है, मतलब सुबह उठना है टाइम से तो उठना है। आपके पास खाने की लग्जरी नहीं है कि आपका जो दिल किया आपने खा लिया, मतलब क्योंकि आपको अपना वेट मेंटेन रखना है, फैट परसेंटेज मेंटेन रखनी है, क्योंकि आपकी फिटनेस बहुत नीचे चली जाएगी। तो और ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया, एक वीक कर लिया, एक मंथ कर लिया, आपको पूरे साल भर ये करना है, क्योंकि अगर आपको कोई चीट डेज, देयर आर नो चीट डेज या होते नहीं होते हैं मैम, चीट डेज होते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे कोचेज ट्रेनर्स हमें एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं फर्स्ट, फिर एथलीट करते हैं। मंथली होता है 1-2 चीट डे जरूर होता है। चीट डेज में रानी रामपाल क्या खाती है? पिज़्ज़ा। तो अब मुझे बताइए, ये वाले ओलंपिक्स की तैयारी की अगर हम बात करें, कोविड 2 साल तो बहुत बुरा हाल हो गया, और आपकी में टीम में बहुत सारी लड़कियों को कोविड हो गया था, आपको भी। वो दौर कभी ऐसा लगा कि मतलब एक तो होती है अपनी हेल्थ कि मुझे कुछ हो गया, एक होता है कि व्हाट इफ आई एम अनेबल टू प्ले इन दी ओलंपिक्स, वो डर से जी रही थी आप, गुजर रही थी? मैम बिल्कुल होता है। मैं आपको बताऊं, जैसे ओलंपिक्स से पहले मई में मुझे टाइफाइड हुआ था, और इतना बुरा टाइफाइड हुआ था कि मतलब मैं रूम से वॉशरूम तक नहीं जा पा रही हूँ, इतना ज़्यादा वीकनेस आ गया बॉडी में ना।
और आपके अंदर ना मतलब वो डाउट आने शुरू हो जाते हैं कि जो एथलीट इतना भागता है, इतनी ट्रेनिंग करता है, वो अपने बेड से उठ के वॉशरूम तक नहीं जा पा रहा, मतलब तो उसको लगता है कि अब मैं बिल्कुल जीरो पे आ गया हूँ, मेरे को अब यहाँ से कहाँ आना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा। तो चलो उससे मैं रिकवर हुई, मतलब किसी तरह ना, मैंने बहुत मुश्किल लगा मुझे ना रिकवर होने के लिए। वो जब उस चीज़ से मैं रिकवर होने लगी तो हमारी टीम में काफ़ी सारे लोगों को कोविड हो गया, इंक्लूडिंग मुझे भी कोविड हो गया। एंड फिर थोड़ा सिचुएशन, सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं थे लेकिन थोड़े बहुत थे। लेकिन कोविड से आपको वीकनेस तो आती है बॉडी में। तो प्रैक्टिस पूरी एकदम बंद? बिल्कुल बंद, क्योंकि क्या हुआ, पहले हम जब गए थे यहाँ से बैंगलोर तो 14 डेज़ का क्वारंटाइन वैसे ही करना था, क्योंकि हम किसी और अदर स्टेट से जा रहे हैं। एंड उसके बाद हमने ट्रेनिंग शुरू किया थोड़े टाइम के लिए, फिर कोविड हो गया, फिर हम क्वारंटाइन में चले गए। और वो रूम में ना, उस टाइम तो इंडिया में सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि लोगों को गैस सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं। आप जब देखते हो ना तो आप मतलब डर जाते हो। रात को आप एक डर के साथ सोते हो, कुछ काम नहीं आ रहा था ना, पावर, कॉन्टैक्ट्स, पैसा, कुछ काम नहीं आ रहा था। और रात को आप एक डर के साथ सो रहे हो कि कल को सुबह कोई ऐसी न्यूज़ ना आ जाए, फैमिली से कोई न्यूज़ ना आ जाए कि कुछ ऐसा हो गया, मतलब ना। और आप अकेले अकेले रूम में रह रहे हो क्योंकि कोविड की वजह से, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था वो। लेकिन ये था कि साई ने, जैसे हॉकी ने काफ़ी अच्छी टेक केयर की हमारी वहाँ पे ना, तीनों टाइम हेल्दी खाना देना, या हमेशा 24/7 वहाँ पे अवेलेबल रहना कि कुछ भी ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की नीड है तो हमें मतलब बताओ, हम हमेशा अवेलेबल हैं। तो चलो हमें वहाँ पे इतना ज़्यादा उस चीज़ की टेंशन नहीं थी, लेकिन ये था कि हाँ अपनी हेल्थ जल्दी ठीक करना है। फिर आपके दिमाग में थॉट आ रहा है कि ओलंपिक्स में इतना बड़ा इवेंट है और इतने आपके मतलब जो टीम्स हैं, बाकी टीम्स हैं, वो कितनी ट्रेनिंग करके आ रहे हो और आप रूम में हो, मतलब आप वो ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हो, उनके साथ कैसे compete करना है, वो सब चीज़ें दिमाग में आती हैं आपकी। कि फिर टीम का सिलेक्शन होना है कि अगर आपकी फिटनेस उस लेवल पे नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें होती है मैम जो दिमाग में चलती रहती हैं प्लेयर्स के ना। मतलब मेंटल स्ट्रेंथ कितनी ज़रूरी है ऐसे में? बहुत मैम, और स्पेशली इमोशनली मैं बोलूँ तो इमोशनल हेल्थ एथलीट्स की इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि आप इमोशंस ना हमेशा शो नहीं कर सकते। आप अकेले रहते हो रूम में, आप कब अकेले रो रहे हो आप किसी को थोड़ी पता है, और आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि यार किसके साथ शेयर करें। इवन तो हर कोई बोल भी देता है कि कुछ भी हो तो मेरे साथ शेयर करना, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डाउट होते हैं जो आप नहीं किसी के साथ शेयर कर पाते। बहुत सारी चीज़ें होती है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकली तो चलो आप सफ़र कर ही रहे हो, लेकिन मेंटल एंड इमोशनली भी आप बहुत सफ़र करते हो। एक और चीज़ मुझे लग रही थी रानी, जब मैं मैचेस भी देख रही थी, एक कितना बड़ा मेंटल बर्डन, इमोशनल बर्डन आप अपनी टीम के, हिंदुस्तानी लड़कियों की टीम पे होता होगा। जब आप देखते हो विदेशी लड़कियां, फिजिकली आप ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हमसे ज़्यादा सुविधाओं में पली बड़ी हैं, हमसे ज़्यादा उनको शायद बेहतर ट्रेनिंग मिली होगी, तो वो एक प्रेशर कहीं ना कहीं रहता है। हालांकि मैं कमेंट्री में बार बार सुन रही थी कि गर्मी इतनी है कि हमारी लड़कियों के लिए, हमारी टीम्स के लिए, हमारे प्लेयर्स के लिए फ़ायदा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो प्रेशर, वो बैगेज होता है। दे आर बेटर ट्रेंड, दे आर मोर न्यूट्रिशन में, हर चीज़ में वो हमसे बेहतर है। क्या ये रहता है आपके ऊपर एक प्रेशर सबके ऊपर? मैम टू बी ऑनेस्ट, आज से 5-6 साल पहले ये प्रेशर रहता था हमेशा ना, कि जब हम उनको देखते थे ना कि वो वेल बिल्ड, मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी ट्रेनिंग, तो लगता था कि हम इनके कहीं मतलब हम आसपास भी नहीं हैं। और लेकिन जो 5-6 साल में ना, स्पेशली फिटनेस वाइज ना, हमारी टीम के ऊपर जो काम किया गया है, तो वो जो फियर था ना यूरोपियन कंट्रीज के साथ compete करने वाला, वो फियर अभी निकल गया कि हम उनके साथ compete नहीं कर सकते। मतलब अभी ऐसा लगता है कि ठीक है हम compete कर सकते हैं किसी भी टीम के साथ ना, कि हम किसी से कम नहीं है। किसी से कम नहीं है। हाँ, न्यूट्रिशन वाइज भी अभी साई वगैरह में खाना बहुत इम्प्रूव हुआ है, कि जो पहले अभी प्लेयर्स की डिमांड से खाना दिया जाता है कि जो प्लेयर्स के लिए हेल्दी है वो चीज़ बनाई जाती है, ऐसा नहीं टेस्ट देख के नहीं बनाई जाती। तो चीज़ों पे काम तो बहुत हुआ है, अभी और भी होना बाकी है, मतलब लेकिन पहले से तो बहुत इम्प्रूव हुआ है। अभी पहले जितना वो नहीं, पहले तो हम दूसरी टीम के साथ खड़े होते थे ना तो लगता था यार ये तो कितनी ट्रेनिंग करके आए, ये कितने फिट हैं, इनकी किट कितनी अच्छी है, मतलब वो सब चीज़ों से हमें बहुत लगता था। लेकिन अभी मतलब इनके शूज़ इन्होंने कितने अच्छे, लेकिन अभी ये चीज़ें बहुत इम्प्रूव होगी कि हमें भी होता है कि हमारी किट बहुत अच्छी है, हमें अच्छी किट मिलती है, हम भी एक अच्छे न्यूट्रिशन लेके आए, हम अच्छी ट्रेनिंग करके आए हैं। तो सच ए पॉजिटिव चेंज। उड़ीसा गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है उनको क्रेडिट इस बात का देना होगा हॉकी टीम के लिए, जो भी जहां हम पहुंचे हैं आज। बिल्कुल मैम, उड़ीसा ने बहुत हॉकी के लिए
बहुत कुछ कर रहा है उड़ीसा, सिर्फ हॉकी के लिए नहीं, बहुत स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने उड़ीसा में जो प्रमोट किया ना स्पोर्ट्स को, जो पहले उड़ीसा कहीं दिखता नहीं था, मतलब स्पोर्ट्स के लिए ना, अभी वो इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स वर्ल्ड कप तक कराते हैं हॉकी के उड़ीसा में। तो और लोगों में इतना हॉकी के लिए क्रेजीपन है ना, वहाँ बारिश हो कुछ भी लोग मैच देखने आएंगे ही आएंगे। इवन ये नहीं कि इंडिया का मैच चल रहा है वही देखने आएंगे, लेकिन किसी का भी टीम का मैच चल रहा है वो स्टेडियम फुल भरा ही रहता है वहाँ पे ना, मतलब इतना लोगों में हॉकी के लिए प्यार है। और स्पोर्ट्स के लिए स्पेशली हॉकी के लिए जो उड़ीसा गवर्नमेंट कर रही है, नवीन पटनायक सर जो कर रहे हैं, और अभी तो उन्होंने और 10 साल का जो एक्सटेंड कर दिया हॉकी के साथ ना, तो मतलब बहुत बड़ी बात है हॉकी के लिए ना, कि एटलीस्ट चलो उन्होंने हॉकी को अडॉप्ट कर लिया कि हॉकी का सब कुछ वही करेंगे। एक और चीज़ है, मुझे लगता है ये 2 वे प्रोसेस होता है। आप लोगों की परफॉर्मेंस के बाद इस बार मुझे लगता है अब देश का भी ध्यान, हर एक का ध्यान अब और ज़्यादा होगा कि टीम इतना अच्छा खेल के आई है तो अगले ओलंपिक्स में इससे बेहतर कर सकती है। नहीं बिल्कुल मैम, ऐसे होता है कि जैसे अभी दोनों टीम्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया ओलंपिक्स में, एंड काफ़ी सारे लोग सपोर्ट करने के लिए भी आए हैं, एंड काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स भी डेफिनेटली आए हैं और आएंगे भी फ्यूचर में। तो परफॉर्मेंस से तो फ़र्क पड़ता ही है, जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो लोगों को दिखते हो, लोग देखते हैं, तो सबको लगता है कि चलो हम भी कुछ क्योंकि इंडिया में ऐसा तो नहीं है कि पैसे की कमी तो नहीं है, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा और कुछ करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट स्पोर्ट्स सबसे बेस्ट वे है कि आप कुछ करो, एथलीट्स में इन्वेस्ट करो। तो बस मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि जितने पैसे की बौछार हम लोग खिलाड़ियों पर जीतने के बाद करते हैं, वो अगर हम पहले जब बहुत सारे खिलाड़ी, रानी रामपाल अकेली नहीं, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जो संघर्ष के दौर से गुजर रहे होते हैं, वो पैसा अगर उस वक्त उन पर खर्च किया जाए तो मुझे लगता है हमारे मेडल्स की संख्या बहुत बड़ी हो सकती है, बढ़ सकती है। वो भी मैम चेंज हो रहा है अभी धीरे धीरे ना, पहले से तो चेंज हो रहा है। एटलीस्ट जैसे अभी खेलो इंडिया वगैरह शुरू कराया बच्चों के लिए, तो वहाँ पे बच्चों के लिए बहुत पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, उनको मंथली पैसे दिए जाते हैं बच्चों को, डाइट से अलग सब कुछ, डाइट स्टे वो सबसे अलग उनको पैसा दिया जाता है कि उनकी अगर कुछ पर्सनल कुछ उनको वो प्रॉब्लम है या कुछ है तो वो अपना खर्चा कर सकते हैं, तो उनकी टेक केयर अभी बेहतर हो रहे हैं। लेकिन वही इतनी बड़ी कंट्री है ना, तो चेंज होने में मतलब 1 साल में चेंज नहीं हो सकती कोई चीज़ ना, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अभी बच्चों को ग्रास रूट लेवल पे भी मतलब जो है स्टिक्स वगैरह थोड़ी अच्छी मिलने लगी, या किट्स वगैरह थोड़ा ठीक मिलने लगी है नेशनल, या आप स्पेशली जब कैंप्स में जाते हो तो आपका पूरा एयर ट्रैवल होता है, जो पहले अगर देखने को देखा जाए वो मतलब रेल में मतलब ट्रेन में जाते थे, अगर यहाँ से बेंगलोर जाना तो आपको 3 दिन ट्रेन में लगेंगे जाने के लिए, तो हम उसमें भी गए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ है। अभी आजकल क्या आपको फ्लाइट्स का पूरा मिलता है, जो भी आप आने जाने का टीए होता है, खाने में बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई। अभी बच्चों को टूर्नामेंट्स वगैरह में भी जो डोमेस्टिक लेवल पे खाना अच्छा मिलता है, तो चीज़ें हो रही हैं चेंज धीरे धीरे, और आने वाले टाइम में जैसे अभी ओलंपिक्स में सबने देखा तो और भी चेंज होगी। अब नेक्स्ट ओलंपिक्स जो होगा पेरिस ओलंपिक्स, होपफुली उसमें हमारे ज़्यादा मेडल्स आए तो और बच्चों के लिए रास्ते खुलेंगे। बिल्कुल, और बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर होंगी। बिल्कुल। एक और संघर्ष की रानी में बात करना चाहूंगी, जो सिर्फ महिला खिलाड़ी नहीं, इस देश में सब लड़कियां जिसका सामना करती हैं, लड़की हूँ और मैं साबित करूंगी कि मैं कुछ कर सकती हूँ, ये वाला जो संघर्ष है, जब आप खेलों की दुनिया में आ जाती हैं, मेंस हॉकी टीम हुई और वुमेन्स हॉकी टीम हुई, या कहीं पर भी हर जगह, वो क्या क्या आपने देखा, सामना किया, और कैसे आप उससे निकली? यस मैम, लड़कियों के लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज होता है कि कि लड़की है कैसे करेगी, या उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उसको इतनी प्रेफरेंस नहीं मिलती जो मेंस को मिलती है ना, कि ठीक है आप कर लो। मेंस कभी कुछ बोलेंगे तो सबसे फर्स्ट थॉट पेरेंट्स के दिमाग में मेरे कि ठीक है कर ले जो करना है, लेकिन बेटी के लिए सब सोचने लग जाते हैं कि बहुत लंबा सोचने लग जाते हैं कि बाहर जाएगी तो ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में होती भी हैं चीज़ें मतलब जो कहीं ना डर बिठा देती हैं दिल में ना, किसी ने मतलब लोगों के पेरेंट्स भी अपनी जगह गलत नहीं होते, क्योंकि उनको भी रहता है कि हमारे बच्चे सेफ रहें, मतलब है ना कि अगर बाहर जा रहे हैं। लेकिन ये है कि हाँ, वुमेन्स को बहुत कुछ जो है ना फेस करना पड़ता है। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है कि पेरेंट्स को कन्विंस करना किसी चीज़ के लिए कि अगर आप बाहर जा रहे हो किसी भी फील्ड में। हमारे यहाँ तो ये तक मतलब माँ बाप को सुनना पड़ जाता है कि शॉर्ट्स पहन के मैदान में दौड़ेगी लड़की। बिल्कुल बिल्कुल मैम, होता है कि लेकिन चलो अभी लोगों को थोड़ा समझ में आने लगे कि पूरी टीम खेलती है ऐसे, तो सबको पता है कि उनकी ड्रेस कोड ऐसी है तो उनको करना पड़ेगा। लेकिन आप फिर भी जब आप नेटिव प्लेस पे आते हो तो आप वो सब चीज़ें नहीं कर सकते जो आप नेशनल लेवल पे करते हो। लेकिन फिर ये भी होता है कि
बहुत सारी चीज़ें होती है, सबसे बड़ा ये सुनने को मिलता है कि आप बाकियों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करो। चलो वो तो मैं भी विश्वास करती हूँ उसमें कि हमें बाकियों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, जिससे बाकी पेरेंट्स भी बोलें अपनी लड़कियों को ना कि तुम भी खेलो, तुम भी ऐसा करो। क्योंकि क्या होता है जब आप कुछ गलत एग्जाम्पल सेट करते हो तो पेरेंट्स के दिल में भी अपने बच्चों को लेके डर आ जाता है कि देखो उसने ऐसा किया तो कल को हमारा बच्चा भी ऐसा ना कर दे। तो सबसे बड़ी चीज वही होती है। इस प्रेशर से लड़कों को नहीं जूझना पड़ता, लड़कियों को ही ज्यादा डील करना पड़ता है मुझे लगता है। मैम पता नहीं, अब हमारी कंट्री में स्टार्टिंग से ही ऐसा है, तो मुझे लगता है कि शायद जितना ध्यान लड़कियों पे दिया जाता है, अगर यही ध्यान घर से, हर घर से अपने लड़के पे दिया जाए तो लड़कियों को इतना समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये होता है कि हमेशा लड़कियों को ही समझाया जाता है बेटा ढंग के कपड़े डालने हैं, बेटा रात को बाहर नहीं जाना। लेकिन बेटों को अगर ये चीज़ घर से समझाई जाए कि आप अगर जा रहे हो किसी को उस नज़र से नहीं देखना चाहिए, या आप मतलब आपको कोई लड़की प्रॉब्लम में दिख रही हो तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि आप बाकियों के साथ मिल जाए, तो फिर कभी नौबत नहीं आएगी लड़कियों पे ना। तो मुझे पूरी सोसाइटी की कंडीशनिंग बिल्कुल। बट विमेन प्लेयर्स को भी क्या लगता है ऐसा कि वो मेन प्लेयर्स के साथ को ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, उनका ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है, उनसे ज्यादा मेडल की उम्मीद की जा रही है, हमसे नहीं की जा रही? पहले लगता था ऐसे कि मतलब हमारी कंट्री काफी मेल डोमिनेटिंग कंट्री है, लेकिन अभी चीज़ें चेंज हो रही हैं कि अभी वुमेन्स पे भी ध्यान दिया जाता है। वुमेन स्पोर्ट में मतलब लड़कियां जो हैं बहुत आगे आ रही हैं, जैसे बहुत सारे नेम्स हैं वुमेन स्पोर्ट में, तो उनको देख के पेरेंट्स भी इनकरेज हो रहे हैं कि हम भी बच्चों को, लड़कियों को स्पोर्ट्स में डालते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब पेरेंट्स स्पेशली बोलते हैं ना कि लड़कियां ठीक है, लड़कियां होनी चाहिए आजकल ना, कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा अच्छी करती हैं। तो वो सब चीज़ें सुन के अच्छा लगता है कि एटलीस्ट धीरे धीरे जो है ना वो माइंडसेट चेंज हो रहा है सोसाइटी का। टोक्यो में मेंस हॉकी टीम और वुमेन्स हॉकी टीम, आप लोग एक दूसरे के मैचेस को कितना फॉलो कर रहे थे? मैम हम सब एक दूसरे के मैचेस देखते थे, क्योंकि ग्राउंड में जाके तो पॉसिबल नहीं होता था देखना, क्योंकि नेक्स्ट डे गेम होता था। जैसे अगर हमारा आज गेम है तो फिर नेक्स्ट डे मेंस का होगा। लेकिन ये था कि हम रूम में मतलब प्रोजेक्टर पे देखते थे एक दूसरे के मैचेस ना फॉलो, क्योंकि आपको एक एनर्जी मिलती है, एक एक्साइटमेंट रहती है कि उनकी टीम का ये हो तो कल हमें ये करना है, और क्या क्या स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वेरी नाइस। अब आगे क्या क्या प्लान्स हैं, क्या कर रही हैं इस समय, कैसे कैसे तैयारी चल रही है? अभी पूरी टीम थोड़ा छुट्टी मना रही है? नहीं होगी मैम छुट्टी, अभी हो गया, बहुत सेलिब्रेशन हो गया सब कुछ, लेकिन अभी वापस हमें ट्रेनिंग पे आना है। अभी हमारा नेशनल कैंप स्टार्ट होगा एंड अक्टूबर में हमारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके लिए हम तैयारी करेंगे। एंड नेक्स्ट ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है एक्चुअली हमारा ना, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं एंड वर्ल्ड कप है। अभी एशिया कप भी होगा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए, एंड देन एशियन गेम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम उसमें गोल्ड जीते तो हम डायरेक्ट पेरिस के लिए क्वालिफाई होंगे। अच्छा। तो हमारा फोकस अभी उसके ऊपर ही है कि हम जो है नेक्स्ट ईयर पे हमारा मेनली फोकस है, एंड देन उसके बाद पेरिस 2024। बट रानी कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कैप्टन थी, काश इसी में, इस टूर्नामेंट में, इस टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल आ जाता। वो अफसोस, उससे निकलने में आपको कितना वक्त लगा? मैम ये कभी तो नहीं आता मेरे दिमाग में कि मैं कैप्टन थी तो शायद मेडल आ जाता, लेकिन क्योंकि मुझे ये है कि कैप्टनशिप से ज़्यादा ज़रूरी मेडल है, कि मैं एक अगर नॉर्मल प्लेयर भी होती फिर भी मेडल आ जाता तो मैं बहुत खुश होती। अगर मैं कैप्टन नहीं हूँ, मेडल नहीं आया, तो मुझे उतनी ज़्यादा वो खुशी नहीं है, क्योंकि मेडल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्टनशिप से ज़्यादा मेडल इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ लाइफ टाइम रहता है। कैप्टनशिप तो थोड़े पीरियड के लिए रहती है, लेकिन मेडल हमेशा रहता है आपके साथ। एंड तो यही है कि मेडल आ जाता तो बहुत है, वो अफसोस तो रहेगा दिल में मेडल ना आने का, क्योंकि हम बहुत क्लोज थे मेडल के, और क्योंकि लाइफ में बहुत अच्छी थी, बहुत कम आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन ठीक है, हमने अपना बेस्ट पॉसिबल किया, हमारा दिन नहीं था उस दिन। ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद टीम का ऑब्वियसली जोश काफ़ी ऊंचा हुआ होगा, लेकिन हार के बाद पूरी टीम को संभलने में कितना वक्त लगा? क्या किया आपने अपनी टीम का, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, हार भी गए तो टीम को तो संभालना है। क्या किया आपने अगले 1-2 दिन में, अगर मैं पूछूं उस मैच के बाद? ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद सभी खुश थे, बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे। जस्ट फिर मैंने मतलब टीम को यही बोला कि ठीक है अभी 3-4 घंटे जो है वो अभी सेलिब्रेट कर लो जो भी करना, लेकिन उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है फोकस वो सेमीफाइनल पे होना चाहिए, कि हमें सेमीफाइनल में क्या करना है, क्योंकि हमारा टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ या हमने अभी मेडल नहीं जीता है, सिर्फ एक क्वार्टर फाइनल जीता है, और क्वार्टर फाइनल जीतने से मेडल नहीं आता है। तो यही था कि नेक्स्ट मैच पे फोकस किया, और फिर नेक्स्ट मैच में हमने लूज़ किया अर्जेंटीना से सेमीफाइनल में। तो सब काफ़ी दुखी थे कि अगर हम जीत जाते तो एक मेडल तो पक्का हो जाता, मतलब फाइनल में पहुंचने के लिए।
एंड फिर यही था, सबको एक बस हौसला दिया कि कोई बात नहीं, अभी भी एक मेडल है हमारे पास, मतलब उसके लिए हम फाइट कर सकते हैं, ब्रॉन्ज मेडल के लिए फाइट कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा ही मतलब इतने दुखी होकर ग्राउंड में जाएंगे तो फिर तो मतलब वो हमारे अंदर वो स्पिरिट नहीं है ना खेलने की कि ठीक है हमने हार मान ली। और आई थिंक सबने अच्छा भी किया कि वो एक माइंडसेट चेंज करके ग्रेट ब्रिटेन के मैच में गए एंड सबने अपना बेस्ट किया, हमने फाइट भी की उस चीज़ के लिए। बट छोटी छोटी चीज़ें थी, जो छोटे छोटे एरर्स थे जो हमें नहीं करने चाहिए थे एंड जो जिसकी वजह से हम मैच हार गए। लेकिन वही होता है कि एक लर्निंग होती है, हमेशा कुछ ना कुछ हार आपको सिखाती है जो जीत नहीं सिखा सकती आपको। बहुत सही बात कही। तो हारना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको नेक्स्ट टूर्नामेंट में कुछ अच्छा करना है, जीतना, तो शायद हमारे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग थी कि हम कैसे प्रेशर गेम्स को जीत सकते हैं। बट फिर टीम को आपने समझाया? बिल्कुल, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैम, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स भी होते हैं टीम में जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, या डिफरेंट टाइप के प्लेयर्स होते हैं। बट बीइंग अ कैप्टन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको एक सही मैसेज देना, सबका एक वो माइंडसेट सबका एक जैसा होना चाहिए, हम सेम पेज पे टीम होनी चाहिए। क्योंकि हम टीम स्पोर्ट खेलते हैं, अगर एज अ टीम हम कोई भी चीज़ नहीं करेंगे तो हम उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अगर ग्राउंड में जा रहे हैं तो हम एज अ टीम करें, जो भी करें, हम फाइट कर रहे हैं तो हम एज अ टीम फाइट करें। एंड उसके बाद विनिंग एंड लूजिंग तो पार्ट है चलो गेम का, एंड उसको एक्सेप्ट करना तो वो भी हम एज अ टीम करें कि हम हारे हैं तो उसको एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। हाँ, मतलब ये फॉल्ट फाइंडिंग नहीं कि तुमने बिल्कुल, किया हाँ, वो किया। बिल्कुल। अच्छा रानी, एक बात बताइए, जब टोक्यो ओलंपिक्स में पहुंची होगी टीम और जब वहां से निकली, आपने देश का तो दिल जीता, वो तो मैं कह रही हूँ, लेकिन दुनिया का नजरिया, दूसरे खिलाड़ियों का नजरिया आपको देखने का कैसे बदलते देखा, ये बताइए। बिल्कुल मैम, पहले कोई भी टीम हमें इतना कुछ समझती नहीं थी, सबको लगता कि ठीक है इंडिया है, कभी भी बीट कर सकते हैं। एंड टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में भी सबको यही लगता था। लेकिन जब टूर्नामेंट जैसे जैसे हम टूर्नामेंट में प्रोग्रेस कर रहे थे तो सबको लगने लगा कि इंडिया कुछ तो कर रहा है, मतलब कुछ तो करेगा। एंड स्पेशली जैसे ग्रेट ब्रिटेन की टीम ने बाद में आके बोला हमारे प्लेयर्स को कि तुमने बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेला। एंड मतलब स्पेशली इस सर्कमस्टांसेस में कोविड के कि मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छे से बात की, जो पहले कभी हमें किसी से सुनने को मिलता नहीं था। एंड काफ़ी टीम्स ने, काफ़ी प्लेयर्स ने अप्रिशिएट किया हमारे एफर्ट्स को ना, कि तुमने जो किया ना वो बहुत अमेजिंग है एंड अभी तुम इससे आगे जाना। मतलब तो अच्छा लगता है जब आपको वर्ल्ड हॉकी में जाना जाता है ना। क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, जो 7 साल की रानी रामपाल सुबह 4 बजे उठकर रात तक खेल और पढ़ाई इतनी मेहनत करती थी, आज रानी रामपाल का दिन का पूरा शेड्यूल क्या होता है, क्या करती हैं? नेशनल कैंप में होते हैं तो मैम यही होता है, सुबह उठते हैं, उठ के प्रेयर करते हैं एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, देन हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। अभी वहाँ पे ट्रेनिंग लेट होती है क्योंकि वहाँ स्कूल नहीं जाना होता हमें, तो हमारी मोस्टली 8 o'clock ट्रेनिंग होती है। जैसे टोक्यो का टाइम जब था उससे पहले तो हमारी दोपहर को ट्रेनिंग होती थी, क्योंकि टोक्यो में बहुत गर्मी थी। तो हमारी 11-1-2 बजे ऐसे ट्रेनिंग होती थी, इस पीरियड में ट्रेनिंग होती थी, क्योंकि हमें उसके हिसाब से ढालना हाँ ढालना था अपने आप को ना। तो अभी क्या जैसे 7-8 बजे सुबह ट्रेनिंग होती है, फिर आते हैं, वहाँ से आने के बाद हम पूल रिकवरी के लिए जाते हैं, देन लंच करते हैं, 12-12:30 लंच करते हैं। उसके बाद फिर हमारी जैसे वीडियो एनालाइजिंग की वो होती है, क्लास होती है कि जो हमने ट्रेनिंग किया उसको देखना होता है कि हमने आज ट्रेनिंग में क्या सही किया है, क्या चीज़ें सही कर सकते हैं। एंड शाम को फिर हमारी वही या तो ट्रेनिंग होती है या जिम ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ चल जाते हैं। उसके बाद आके आपका कुछ फिजियो ट्रीटमेंट होता है या फिर आपको रिकवरी के लिए जाना है, तो पूरा बिजी रहता है वहाँ पे भी डे ना। मतलब रात को फिर वही होता है, खाना खाने के बाद थोड़ा घर पे बात किया और सो गए। तो मैं बचपन से लेकर अभी तक रानी की जितनी बातें सुनी है, सिर्फ मेहनत 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 ही सुनाई दी है। और ये बता रही थी कि फिल्में नहीं देखती तो कभी रानी ये भी लगता है कि फ्रॉम चाइल्डहुड टिल नाउ, मतलब बचपन भी बीता और यूथ भी उसमें नॉर्मल चाइल्डहुड या नॉर्मल यूथ एंजॉय नहीं की, वो पार्टीज होता है कि लेट नाइट्स या कुछ भी खा लिया, जंक फूड, वो सब एंजॉय नहीं किया, उसका दुख होता है कभी? नहीं मैम, दुख नहीं होता एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट दुख तो नहीं होता है, क्योंकि शायद अभी तो चलो हैबिट ऐसी बन गई, नेचर ऐसा बन गया कि ये चीज़ें अच्छी ही नहीं लगती हैं। कोई मुझे बोले कि 9 बजे के बाद कहीं जाना, तो मैं बोलूँगी नहीं, मैं बेटर है कि मैं सो जाऊँ, वो मेरे लिए ठीक है, मुझे नहीं जाना कहीं पे ना। तो ये सब चीज़ें अब अच्छी नहीं लगती और शायद
हमने इतनी डेडिकेशन के साथ शुरू से काम किया ना, तो उस चीज़ का ये नतीजा आज हम यहाँ पे हैं। शायद हमने बचपन में ये सब चीज़ें की होती ना, कि हमने बच्चों की तरह हम भी एसी में सोए होते, हम भी पार्टीज़ में गए होते, हम भी शादियों में गए होते, तो शायद हम आज यहाँ पे ना होते। हम उन बच्चों की तरह ही ना, कि एक नॉर्मल लाइफ में होते, कि जहाँ पेरेंट्स भी आपको एवरी सिंगल डे बोल देते हैं कुछ करना तो है नहीं है ज़िंदगी में ना, बस ऐसे ही तुम्हें रहना है। तो वो हम भी वही कुछ सुनते, और आज हमें जो रिस्पेक्ट, प्यार फैमिली से, रिलेटिव सबसे मिलता है, तो वो हॉकी की वजह से ही मिलता है। कि हमने अपना बचपन में कुछ भी नहीं देखा है, कुछ भी नहीं देखा मतलब ना, तो अभी हैबिट होगी एक्चुअली उस चीज़ की ना। और हॉकी ने चलो बहुत कुछ सिखाया लाइफ में। सबसे बड़ी बात है कि डिसिप्लिन सिखाया हमें लाइफ में ना, जो थ्रू आउट मुझे लगता है हमारे साथ रहेगा। इवन हम हॉकी नहीं भी खेलेंगे, वो अभी भी रहेगा। जैसे रात को टाइमली सोना है, वो हमारा अभी हैबिट बन चुकी है, कि मतलब हम जाग नहीं सकते ज़्यादा लेट नाइट को ना, या सुबह उठना है आपको टाइम से उठना है, कहीं पे जाना तो आपको टाइम से जाना, टाइम से 10 मिनट पहले जाना है, ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से जा रहे हो। तो ये सब चीज़ें लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। रहेंगे आगे भी, आप खेलना बंद भी कर देंगे तो मुझे लगता है। चलिए अब चलते चलते रानी, क्या सपना है ऐसा जो अभी पूरा करना है? क्योंकि आपने लोगों को जवाब देने के लिए तो बहुत सारे काम कर लिए, फिर भी मन में कोई एक सपना है जो अभी अधूरा है, जिसे पूरा करना चाहती हैं? सपना तो मैम यही है कितने साल से, कि ओलंपिक्स में मेडल लेना है कंट्री के लिए, और जब भी बहुत क्लोज भी थे, तो इसलिए बहुत दुख हो रहा था कि ये सपने के लिए बहुत सालों से लगे हुए हैं लेकिन पूरा नहीं हुआ। लेकिन यही सपना है कि जब तक मैं खेलूं तो ओलंपिक्स में मेडल लूं, और अगर मैं नहीं भी खेलूं तो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम का एटलीस्ट ओलंपिक्स में मेडल आना चाहिए, जो एक बहुत बड़ा ड्रीम है। क्योंकि वुमेन्स की परसेप्शन को चेंज करने के लिए स्पेशली हॉकी को वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है पेरिस ओलंपिक में ये सपना शायद हम सबका, करोड़ों हिंदुस्तानियों का सपना आपके साथ साथ पूरा होगा। पता है रानी, मैं इतने सारे सवाल रानी के लिए सोच कर आई थी, इनकी बातों में इतना खो जाती हूँ, सवाल बीच बीच में भूल जाती हूँ। एक और मैं जानना चाह रही थी, थ्रू आउट योर स्पोर्ट्स करियर कभी कभी ये फ्रस्ट्रेशन भी अब से पहले ये रहा कि सारा अटेंशन हमारी क्रिकेट टीम को मिल जाता है, हमें कोई नहीं पूछता। कई बार ये लगता है कि हमारे लिए मतलब वैसे फैंस या वैसी भीड़ या कॉर्पोरेट सपोर्ट, एडवर्टाइजर्स, हमें क्यों नहीं कोई पूछता? वो फ्रस्ट्रेशन हुआ कभी? मैम मैंने ऑलरेडी जैसे बोला ना, कि मैं चैलेंज को ना बहुत पॉजिटिव उसमें लेती हूँ, एंड मुझे पॉजिटिव रहना भी अच्छा लगता है। तो मुझे हमेशा ही रहता था कि ठीक है, पहले हमें कुछ करना है, मतलब हम कुछ करेंगे ना, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमारे लिए भी होना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे ना तो बहुत मुश्किल है किसी को बोलना ना। कि जैसे क्रिकेट का भी कब शुरू हुआ, जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, तो उसके बाद से चीज़ें चेंज होनी शुरू। और स्पेशली इस कंट्री में क्या है ना, इस कंट्री में आप इतना क्रिकेट को ना आप कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी के साथ ना, मतलब या बाकी गेमों को उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं वो डिफरेंट लेवल का स्पोर्ट है इंडिया में ना। और लोगों ने मतलब उसको इतनी पॉपुलैरिटी, हाँ दीवानगी ना, तो ठीक है वो भी लोग मेहनत करते हैं, चलो लोग मत, बट ये है कि चलो बाकी लोगों ने अभी बाकी स्पोर्ट्स भी देखने शुरू किए, वो थोड़ा चेंज कंट्री में आ रहा है। जैसे अभी ओलंपिक्स में लोगों ने क्रिकेट मैच छोड़ के हॉकी के मैचेस देखे, तो वो चेंजेस धीरे धीरे आ रहे हैं, एंड होपफुली लोगों को समझ में आएगा बाकी स्पोर्ट्स भी ना, कि क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स भी हैं जो हमें देखने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। होता तो है, देखो उनको इतना सब कुछ मिलता है, लेकिन उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। तो जिस चीज के लिए आप कुछ कर नहीं सकते ना, उसके लिए आपको सोचना भी नहीं चाहिए, मतलब अपना टाइम वेस्ट दुखी नहीं हुई है सोच करके कि ठीक है हमें है कि ठीक हम क्या कर सकते हैं अपने स्पोर्ट्स को बेटर करने के लिए ना, हम क्या कर सकते हैं, हमें उसके लिए सोचना चाहिए। बट अब जब वापसी हुई है तो अब तो बहुत प्यार भी, अटेंशन भी, आई एम श्योर एडवर्टाइजर्स भी आ रहे होंगे आपके पास। अब तो सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे क्रिकेटर्स के साथ होता है। बिल्कुल मैम, इवन हमारा मेडल नहीं आया, लेकिन लोगों ने जो प्यार रिस्पेक्ट दिया ना, एयरपोर्ट से लेके मतलब अभी तक ना, जहाँ भी जाते हैं लोग इतना प्यार रिस्पेक्ट देते हैं, तो जो हमने कभी वुमेन हॉकी में पहले देखा नहीं था। तो आई थिंक मैं लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि जिन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया है, कि उन्होंने एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया है। मेडल्स को तो चलो सभी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए आपको एक माइंडसेट वैसा बनाना पड़ता है। लोगों ने अपना टाइम निकाल के मैचेस देखे, स्पोर्ट्स को फॉलो किया, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है हमारी कंट्री में। एंड मेरी सबसे बस यही गुजारिश है कि सब मैक्सिमम स्पोर्ट्स को फॉलो करें, देखें, एंड प्लेयर्स को उनके लो टाइम पे ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि वही टाइम होता है जब प्लेयर्स आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको सपोर्ट करें।
जीतने के बाद तो सभी करते हैं, जो नहीं भी जानते वो भी करते हैं। रानी, आपके लिए एक सरप्राइज मैसेज कहीं से आया है, मैं चाहती हूँ कि आप वो मैसेज देखें। ओह वाओ! नमस्कार, मैं भारत के महिला हॉकी टीम कैप्टन रानी रामपाल को बेस्ट विशेस देना चाहता हूं। इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स में रानी रामपाल और उनके टीम ने और मेंस हॉकी टीम ने मिलकर के कमाल का हॉकी का प्रदर्शन किया है। भारत का वो सुनहरा पल हॉकी का लौटाया है और बहुत ही गौरवान्वित महसूस करवाया है हम सबको। मैं बेस्ट विशेस देते हुए ये भी कहना चाहता हूँ कि आप और मेडल जीते, देश का नाम और रोशन करें और पूरे भारत के नई पीढ़ी, पूरे जनरेशन को और इंस्पायर करें। बहुत बहुत बधाई, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। ओह वाओ, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, दिल खुश हो गया मेरा ना। वन ऑफ द बेस्ट, थैंक यू सो मच सरप्राइज के लिए, आपने जो दिया बहुत अच्छा लगा सीरियसली, स्पेशली किरण सर से। तो मतलब हमेशा ही जब वो कुछ बोलते हैं ना, वैसे ही इतनी पॉजिटिव वाइब आती है सुन के ना, कि हमेशा जो उनके दिल में प्यार है ना स्पोर्ट्स के लिए, वो हमेशा दिखता है प्लेयर्स के लिए ना। सो किरण सर का बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया। बट आपको लग रहा है अभी पिछले कुछ समय में ये सब की वजह से, चाहे मिनिस्ट्री हो, सब कुछ, एक वो जो कल्चर में चेंज आ रहा है, खिलाड़ियों को देखने का नज़रिया, सब कुछ? बिल्कुल मैम, बहुत चेंज आ रहा है, स्पेशली ये हमारी मिनिस्ट्री से शुरू होता है। जैसे अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, वो खुद स्पोर्ट्स में इतने अंदर घुसे हुए हैं कि उन्होंने जो प्लेयर्स को कॉल किया, या फिर वो जो प्लेयर्स उनके अंदर स्पोर्ट्स के लिए है, उसके बाद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, साई है, या फेडरेशंस हैं, वो बहुत चेंज जो लेके आए हैं ना पूरे स्पोर्ट्स में। तो वो बहुत बड़ा, मैं उनको बोलती हूँ कि वो उनको क्रेडिट जाता है सबको ना, कि जो वो स्पोर्ट्स में चेंज लेके आए। क्योंकि जैसे एक टीम तो ग्राउंड पे खेलती है, लेकिन ये पूरी टीम है जो टीम के पीछे काम करती है, तो ये सब इस क्रेडिट के हकदार हैं। सही बात है। चलिए, चलते चलते वो सारी छोटी बच्ची रानियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, जिनके पास आज शायद अलार्म घड़ी नहीं है, जो शायद टूटी हुई हॉकी स्टिक या किसी भी और खेल में खेल रही हैं, अच्छे जूते नहीं हैं, अच्छे कपड़े नहीं हैं, ऐसी हर बच्ची को रानी रामपाल आज क्या मैसेज देना चाहेगी? मेरा सब छोटी बच्चियों को यही मैसेज है कि लाइफ में कभी भी परफेक्ट सिचुएशन नहीं आती है। नो मैटर आपके पास कितना पैसा आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन अगर आप वेट करोगे ना कि परफेक्ट डे आएगा कुछ करने के लिए, वो कभी भी नहीं आएगा। लेकिन जो आपके पास है उसके साथ हम कैसे एडजस्ट करके हम मेहनत कर सकते हैं ना, एक विज़न क्लियर रख सकते हैं कि हमें बनना क्या, लाइफ में करना क्या है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। सबके हालात डिफरेंट होते हैं, कोई भी बहुत अच्छे हालातों में नहीं आता है। इवन कहीं के पास पैसा बहुत होता है, लेकिन उनके कुछ और इशू होते हैं लाइफ में, हेल्थ इशू होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। लेकिन लाइफ में एक्सक्यूज़ ना बना के जो चीज़ें हमारे पास हैं उसके साथ हम कैसे मैक्सिमम जो है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए काम कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। क्या बात है रानी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब कोविड की इतनी सारी पाबंदियां हैं कि मैं आपको गले नहीं लगा सकती, बट आपको और आपकी पूरी टीम को एक बहुत बड़ा शुक्रिया मुझे लगता है पूरे देश की तरफ से, कि आपने हमें इतना गर्व करने का मौका दिया। आपको बहुत चीयर किया हम लोगों ने, बहुत चीखे चिल्लाए हैं हम लोग। सो थैंक यू फॉर गिविंग अस दैट अपॉर्चुनिटी, और थैंक यू हमें आज अपने घर बुलाकर इतना अच्छा इंटरव्यू देने के लिए। कुछ छोटे छोटे तोहफे हम आपके लिए लेकर आए। ओह थैंक यू। हाँ, कई तूफान आकर दम परखते हैं। हाँ, कई चोटों के बादल छत पे घिरते हैं। वक्त की आंधी परीक्षा चाहती है, पर रानियां कब ठहरती हैं आंधियों में भी। रानियां तो लड़ रही हैं मुश्किलों में भी, ढूंढ लेती है सहारा टूटे बल्ले में। फलक सारा देखती हैं धूप छल्ले में, सब अभावों को हराकर जीत जाती हैं, फिर फलक पर जाके अपना नाम लिखती हैं। जीतना हारना, हार कर फिर जीतना, देश के परचम का हरदम मान रखती हैं। जीत का मेडल लिए फिर हाथ में अपने गांव, घर और देश का सम्मान रखती हैं। रानियां कब ठहरती हैं आंधियों में भी, रानियां तो लड़ रही हैं मुश्किलों में भी।